नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं उनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। दर्शकों, आज व्यालोक जी से मैंने उनका महती समय लिया। अभी तक व्यालोक जी को आज की चर्चा का विषय मैंने नहीं बताया है। ये एक नया सरप्राइज है प्रारब्ध के आप सभी दर्शकों के लिए। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जय सिया राम। अब जी तो विषय बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर्चा आउट नहीं हुआ। जब कक्षा में हम सारे बैठ जाते हैं तो पर्चा मिलता है। अब बीच में हमारे दर्शक उड़ाका दल, चेकिंग स्टाफ की तरह देखेंगे कि आज की चर्चा किस तरफ जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिन की बहस राज्यसभा में हुई, लोकसभा में हुई। एक स्वनाम धन्य समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन है। उनका दूसरा कौन सा परिचय है और बाकी वो कहाँ कहाँ से आती हैं, किस बैकग्राउंड से आती हैं, किनकी पत्नी हैं, किनकी दादी हैं, किनकी सास हैं, किनकी माँ हैं, ये सब अलग। उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा राज्यसभा में कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपके पास बड़े अच्छे क्रिएटिव राइटर्स हैं। फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं तो रेडी शॉट ओके कट की आदत है, स्क्रिप्ट की आदत है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास बड़े अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि ये सिंदूर नाम किसने रखा, जबकि वहां तो 26 लोगों के सिंदूर पोछे गए थे। उनमें से अगर मैं पुरुष जो हमारे हिंदू की नृशंस हत्याएं हुई उनको हटा दूं तो जितनी भी महिलाएं थीं उनका कहने का आशा यह था कि वहां तो सिंदूर पूछे गए और आपने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। ये कौन सी समझ है, वो भी तब जब उनके पतिदेव और सो कॉल्ड सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने ऑपरेशन सिंदूर पर 1 किलोमीटर लंबी पोस्ट भी लिखी थी और उसका महत्व भी बताया था। ये कौन सा वो संस्कार है जो जया बच्चन नाम की ये महिला, जो कभी मुगलिया सल्तनत के ड्रेस पहने हुए नजर आती है, कभी अपनी नातिन को फ्री वासना की ज्ञान देते हुए नजर आती है। ये क्या संस्कार है? क्या ये जया बच्चन का अपना संस्कार है या स्वनाम धन उनकी पार्टी, जहां पर उनका मुखिया स्वर्गीय कहा करता था बलात्कार के मामलों में कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये जया का संस्कार है या सपा का संस्कार है? व्यालोक जी। दोनों का संस्कार है। करेला थी जया बच्चन या जया भादुड़ी कहिए, उसको तो बच्चन कहने से भी दिक्कत होती है। जया अमिताभ बच्चन कह दीजिए तो इस पर वो आग बबूला हो जाती हैं। लेकिन ये उनके भी संस्कार है। उन्होंने इससे पहले भी दिया है और समाजवादी पार्टी में आने से पहले भी वो जहां तहां भटक के आई हैं, 1-2 पार्टी में और कांग्रेसी तो खैर थी ही बचपन से ही। बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी जो अब नष्ट हुई, कैसे हुई पता नहीं। तो ये दोनों का संस्कार है साहब, और दोनों ही एक जैसे हैं। कोबड़ छोट कहत अपराधू वाली स्थिति है। जया बच्चन को बड़ा कहा जाए पतन के मामले में, चारित्रिक पतन। अब इस शब्द को भी वो चाहें तो पकड़ सकती हैं कि मैं एक महिला के बारे में चारित्रिक पतन की बात कर रहा हूं, या फिर समाजवादी पार्टी के चारित्रिक पतन की बात करें। तो ये दोनों एक दूसरे से होड़ में है कि कौन कितना ज्यादा आगे जाता है। अब आगे की बात से पहले एक छोटी घटना दर्शकों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मैं फिलहाल दरभंगा में हूं, बिहार का एक छोटा सा शहर, लोग कहते हैं, मेरी नजर में कस्बा है या गांव, जो भी है। यहां से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर एक और जिला है बेगूसराय। बेगूसराय सिमरिया के लिए प्रसिद्ध है। सिमरिया गंगा घाट जो है उसकी महत्ता लगभग मणिकर्णिका के बराबर है कि वहां पर जिसका अंतिम संस्कार होता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। सिमरिया घाट, जिसके बारे में पैरोडी भी चलती है कि दिनकर ने जो लाइन लिखी थी, सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं, करेगा क्या काल मेरा। इस तरह की उन्होंने एक कविता लिखी थी। तो उस पर एक पैरोडी भी बनती है कि सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं सिमरिया भूमिहार हूं मैं, इस टाइप से बनती है। लेकिन खैर, और वहां उस जाति की है। वहां एक मठ है, तो वो जो मठ है मंगला मठ,
मठ है, साधु सन्यासी वहां रहते हैं, लोग बाग जाते हैं, और सिमरिया घाट की वजह से वहां एक सेमिनार हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, संस्कृति और अस्मिता की चमक। इस सेमिनार में कौन लोग जा रहे हैं? इस सेमिनार में कुछ मंत्रीगण आए थे, उनकी चर्चा छोड़ दीजिए। इस सेमिनार में हमारे पिताश्री जा रहे हैं, पूर्व विभागाध्यक्ष, डीन, फला फला फला। इस मीटिंग में वहां की सामान्य जनता आई हुई है। इस मीटिंग में बड़े बड़े लिखार आए हुए हैं, पत्रकार आए हुए हैं। और मैं ये बताऊं कि ये मीटिंग जो हो रही है उसका कहीं भी सरकार से कोई लेन देन नहीं है। ये इस देश की जनता के द्वारा आहूत एक मीटिंग है, बेगूसराय के एक छोटे से मठ में। असर यहां तक है सर। और ये जो संसद में ये चाय वाय बैठी बकती रहती है ना ये लोग, इन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि भारत कहाँ है। एक इनके वैचारिक बाप मर गए, कहाँ होंगे, जहन्नुम में होंगे कि जन्नत में, अल्लाह उनको जहां भी ले जाए। एक थे नेहरू जी, मियां नेहरू। मियां नेहरू जीवन भर डिस्कवरी ऑफ इंडिया करते रहे। इन लोगों को वही लत लगी हुई है। अरे भारत को समझो भाई, भारत सिंदूर, तुम सिंदूर को कह रही हो कि उजाड़ दिया, इसीलिए तो नाम रखा गया। और तुमको भला सिंदूर का क्या महत्व पता होगा यार, तुम तो लगाती नहीं हो। अब इसी पर मैं कहूंगा कि तुम तो शक्ल से ही विधवा लगती हो, तो सब मेरे ऊपर आमादा हो जाएंगे कि भाई देखिए देखिए ये नारी विरोधी है, क्या लग रहा है। अगर सिंदूर नहीं लगाया, तुम ही लोग तो ये आंदोलन भी चलाते हो ना कि हम ही सिंदूर क्यों लगाएं, पुरुष काहे नहीं लगाएगा, हम झुमका काहे पहने। फिर 3 किलो मेकअप भी पोत के आ जाती हो यार, रॉकी रानी की प्रेम कहानी में। क्या मजाक बना रखा है। इन लोगों को सबसे पहले तो कोई ढंग का आदमी नहीं मिलता है। और कल इसने किसको डांटा है, इस बूढ़ी ने प्रियंका चतुर्वेदी को मुफ्त में डांट दिया। मतलब वो कह रही है कि भाई ठंड रख ठंड रख, और उसकी डटाई कर दी। कमाल करते हो भाई, ऐसे थोड़े होता है। और सिंदूर पूछ गया, इसकी अगर आप लोगों को चिंता होती मैडम, तो आप समाजवादी पार्टी में नहीं हो। आप जीवन का गर्हित से गर्हित काम कर लीजिए, लेकिन आप समाजवादी पार्टी में हैं, राजद में हैं, उसके बाद आप देश, नारी अस्मिता, भ्रष्टाचार विरोध, इन सब पर मुंह खोलती है ना, तो बड़ी कसम से बहुत बड़ी चंपक लगती है। और लोग जी हंसते हैं आप लोगों पर, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये भूमिका है सर, आगे और बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भी आलोक जी, देखिए जया के इस कहने के बाद और जया का बर्ताव क्या रहा है अपने सार्वजनिक जीवन में यदा कदा प्रशंसकों के साथ और इनके साथ, खैर उस पर हमें नहीं जाना है। उस मानसिकता को अगर लेके आगे बढ़ा जाए तो ये वही मानसिकता है जो सिंदूर हमारी रगों में बैठ बह रहा है। ये बिंब जब खींचते हैं प्रधानमंत्री जी तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये वही मानसिकता है कि जब प्रधानमंत्री 2014 में सो कॉल्ड नेहरू जी से लेके और खड़ाऊ शासन मनमोहन सिंह के तक जो उपलब्धि तुम हासिल नहीं कर पाए, और वो हर घर शौचालय स्वच्छता के लिए उसकी मिशन को आगे बढ़ाते हैं तो मजाक उड़ाया जाता है। ये वही मानसिकता है जो मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाती है। ये वही मानसिकता है जो भारत का मजाक उड़ाती है। सवाल ये होता है, एक भारत में कितने भारत, और ये कौन सा भारत? और ये जो एक भारत में कई भारत है जो अपना नाम खुद ही इंडिया रख लेता है, हालांकि वो इंडिया इनकम्प्लीट है, इंडी है। क्या 2014 के बाद जो इस देश में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है, देश का मिजाज इनको समझ में नहीं आ रहा है? वो भी तब जब कायदे से हार रहे हैं, सत्ता से बाहर हैं। ये पूरे मानसिकता और इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। नहीं समझ आएगा सर, आप समझिए, उनकी मजबूरी को समझिए या उनकी बेहूदगी को समझिए। आप देखिए इन लोगों का जो वर्ल्ड व्यू है, आपसे और मुझसे तगड़ा वर्ल्ड व्यू किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग समाज के लेबिरिंथ में घुसे हुए हैं। हम लोग समाज के हर एक तबके से इंटरेक्ट करते हैं, राइट। इन लोगों का क्या है सामाजिक जीवन? एक जनखा करण जौहर है, एक क्षुद्र एकता कपूर है, वही सब 4-5 फिल्मी नचनिया गवनिया बजैया
उसमें भी अधिकांश 10वीं तक नहीं पहुंचे हैं। मतलब मुझे तो ये हैरत की बात है कि जिस इंडस्ट्री में अधिकांश लोग 8वीं पास नहीं है, उस इंडस्ट्री के लोग कुछ भी आके मतलब उनको शर्म क्यों नहीं आती है कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ या मैं क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, सांसद बना दिया, तुम पर्क्स वगैरह लो यार, उधर रहो, तुमको बोलने कौन कह रहा है। अब ये अलग बात है कि भाई हमारी संसद में भी उतने ही महानुभाव माननीय सब बैठे हुए हैं, रीतलाल यादव जी भी बैठे हुए हैं और अखिलेश यादव भी बैठे हुए हैं और मीसा यादव भी बैठी हुई हैं, तो वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन इन लोगों को समाज का आइडिया ही नहीं है। इनको लगता है कि अभी भी 20 साल पहले के लोग हैं, 20 साल पहले का समय है, जब एक बार उठी जया बच्चन और उसने कुछ कह दिया, वह लिखित वाक्य हो गया, वह प्रमाण हो गया, या अमिताभ बच्चन ने कुछ कह दिया तो वो प्रमाण हुआ। नहीं साहब, अब ये नहीं होता है। अब बड़े से बड़े आपके उपन्यासकारों की ऐसी तैसी कर दी है जनता ने, रोमिला थापर से लेकर इरफान हबीब, जिन्होंने कितने शानदार इतने खूबसूरत उपन्यास लिखे। एनसीईआरटी उन लोगों के 70 सालों के किए धरे पर पोछा लगा रही है, कभी मुगलों को हटा ही दे रही है, कभी मुगलों की पूरी जो कार्य प्रणाली थी, जो पूरी संस्कृति अगर उसको कह सकें, हालांकि संस्कृति बड़ा अच्छा शब्द है, उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उनका जो स्टाइल ऑफ था, एक्शन था, वो सब अब एनसीईआरटी लिख रही है, तो दर्द तो होगा अवनीश जी। अब ये तो आप वही बात कर रहे हैं कि जबरा मारे या रोवे न देवे। दर्द चलिए है, जबरा, पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, इस कष्ट को ठीक है, समझिए सर, प्लीज। ठीक है। आप ही लोग ज्ञान देते हैं ना सर कि लोकतंत्र का मालिक मतदाता होता है, समाज का अंतिम आदमी यहाँ मालिक है। तो ठीक है, वही जबरा भी है, और वो जबरा 2014 से हाइंच हाइंच के मार रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसा मारा कि 32 साल बाद जो है मामला दोहरा दिया गया। अब सवाल आता है कि एक मौलाना जया बच्चन के नेता मालिक अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव को नंगी कह देता है। नारी अस्मिता कहां जाती है, सम्मान कहां जाता है? किसी ने सुना, आपने सुना जया बच्चन और उसके पूरे गिरोह ने और कांग्रेसी पूरे इकोसिस्टम ने, और तो और नैतिक रूप से नपुंसक अखिलेश यादव एक पति के रूप में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नैतिक रूप से नपुंसक अखिलेश यादव एक पति के रूप में, सिवाय ये करने के कि अपने कुछ गुंडे भेज के और उस मौलाना को पिटवा दें, और शर्म नहीं आती है इन्हें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, महिला सांसद उसके लिए आवाज उठाते हैं। मेरे एक मित्र हैं, बड़े सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि अजीब खेल है यार इन भाजपाइयों का, इनको समझ में नहीं आता, बेइज्जत हुई डिंपल यादव और ये सब खड़े हैं, ये कौन सा तरीका है? लेकिन फिर मेरे दूसरे मित्र, उन्होंने इसी संदर्भ में जब मुझको कहा कि भाई साहब ये खड़ा होना इसलिए आवश्यक है कि एक बदतमीज जलील मौलाना आज डिंपल यादव, कल किसी और महिला, परसों राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचेगा, और ये सीरियल अफेंडर है, इसलिए हम खड़े हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हुए हैं, फैज खान में नाम ले ले रहा हूं। सवाल ये होता है कि ऐसे मौकों पर इनकी आवाज नहीं खुलती। और मजे की बात, इसको मैं लाकर जोड़ देता हूं, 2 घंटे का भाषण जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर का जब उत्तर दे रहे थे, उसको समाप्त कर रहे थे चर्चा को, तो उन्होंने कहा कि ये कहते हैं पीओजे के ले लो, पीओजे के ले लो, पीओजे के क्यों नहीं लिया, पीओजे के क्यों नहीं लिया। उन्होंने कहा ये काम भी उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया है, आखिर मुझसे ही तो उम्मीद है, तभी तो कह रहे हैं। क्यों व्यालोक जी, ये दोगलापन कहां है? ये दोगलापन वोट बैंक में है सर, और पहले ही कहा जा चुका है कि जिसका बाप ही नमाजवादी कहने पर बड़ा भड़का है, टोटी चोर, टोटी चोर कहने पर भी भड़कता है। लेकिन आप ये बताइए कि भैया तुम टोटी उखाड़ोगे तो तुमको क्या कहा जाएगा, मुझे कोई बता दे। और तुम अगर नमाज पढ़ोगे, तुम अभी भी नमाज पढ़ने गए थे मस्जिद में, जिसके बाद वहां के मौलवी की नौकरी खा के तुमको शर्म नहीं आती है? बेचारा मौलवी अपना कमा रहा होगा 15-20 हजार रुपया महीने का, वो नौकरी खा गए तुम। उसके बाद तुम मस्जिद में मीटिंग करते हो तो तुमको नमाजवादी क्यों नहीं कहेगा? इस पूरे प्रकरण में, महिला अपमान के प्रकरण में,
मैंने किसी को नहीं सुना सर, मैंने केवल डिंपल भाभी को सुना। और मैं सुनकर केवल ये सोचता रहा कि क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी गर्हित होती है कि जिसका अपमान किया गया, जिसको छेड़ा गया, और ये भी डिंपल यादव के साथ पहली बार नहीं हुआ है। एक बार याद कीजिए अवनीश जी, सपाइयों की भीड़ में उनके साथ छेड़खानी हुई थी और तब उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश भैया को कहूंगी। कमाल का परिवार है भाई, कमाल की जनता है और कमाल की पार्टी है और कमाल के उसके कैडर हैं कि अपने सबसे बड़े नेता की बीवी को ही छेड़ देते हैं। लीजिए, और संसद में या संसद के बाहर एक जलील मौलाना जब उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करता है तो आधी बात आपने कह ही दी है फैज खान की, और उनके तर्क में वाकई इस तर्क को कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि मौलाना ने शुरू किससे किया था? एक किसी छोटे सरकारी कर्मचारी कोई महिला थी उससे शुरू किया, फिर एक विधायक पर टिप्पणी की, अब सांसद पर की, और अब सांसद पर की है, तो जाहिर है सांसद के बाद फिर राष्ट्रपति महोदया ही बच जाती हैं। बिल्कुल, इन लोगों ने वोट बैंक के लिए, मुझे तो ये डर है भाई साहब कि किसी दिन अखिलेश यादव ये घोषणा न कर दें कि मैंने खतना करवाया है, आके देखिए सब लोग। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये लोग इतने डेस्परेट हैं सत्ता के लिए, इतने उतावले हो रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। आप देखिए रागा विषधर की बोलचाल देखिए, आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, आप तेजस्वी यादव को देख लीजिए, आपको लगेगा कि ये सब बौखलाहट में लगभग अर्ध पागल हो चुके हैं। और मुझे खुदा न खास्ते अवनीश जी, इस देश की जनता ने अभी तक जो दिखाया है उस हिसाब से अगर 29 में भी जगह खाली नहीं दिख रही है तो 29 के बाद ये लोग क्या करेंगे ये सोचिए, और इससे डरिए, क्योंकि तब ये लोग अपनी पूरी ताकत से सड़कों पर उतरेंगे। आपका डर अच्छा है। और दर्शकों और व्यालोक जी, आज की ये चर्चा समाप्त करने के लिए मैं बस 4 लाइनें, एक शेर दंदना के मेरे दिमाग में, मेरे जहन में आ गया है। देखिए, नुक्ता लगा के बोला हूं, जहन में आ गया है। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, और क्यों मस्जिद में सपत्नी गए और इतना बेइज्जत होने के बाद भी अखिलेश यादव चुप हैं। इन 4 लाइनों में वो पूरा मर्म है दर्शकों, कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है व्यालोक जी। और तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, वाह वाह वाह, तुमको मालूम है कितनों की कजा होती है। कजा का मतलब भाग्य खुलता है, मन्नत पूरी होती है। ये है तुष्टिकरण। और मुसलमान वोटों के लिए तलवे के बल जमीन को चूमते हुए अखिलेश यादव अपनी धर्मपत्नी की बेइज्जती की कीमत पर, वो तो मैं एक बार धन्यवाद दे देने का मन करता है उस त्यागी पर जिसने जाके 2 थप्पड़ रशीद कर लिया। ये भारत अपनी बेटियों के लिए, ये भारत, ये सनातन संस्कृति अपनी महिलाओं के लिए लड़ना जानता है। अगर ये संस्कार सीखना है तो अखिलेश यादव शर्म का पानी पियो और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे संसद में प्रदर्शन को देखो। व्यालोक जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर हाथ जोड़ के नहीं हो रहा, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लाइक कीजिए, इसे शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाएंगे तो व्यालोक जी जब भी प्रारब्ध पर आएंगे सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी, इसलिए बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। व्यालोक जी, आपको एक बार फिर धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ नमस्कार, राम राम।